सारी प्रॉपर्टी मतलब जो भी पैराबोला में डिस्कस हुआ है, स्पेसिफिकली फोकल कोड को लेके 6 प्रॉपर्टी डिस्कस हुआ हमारा, है ना। पहले से मुझे याद कराओ पूरा फोनिक सेक्शन कौन से कंसेप्ट पे चलता है? SP इक्वल टू EPM, राइट। और एक और चीज जैसे कल जो बच्चों से बात हुई प्रेजेंटेशन मीटिंग में, तो मोस्ट ऑफ जगह पर जब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ जो सबके लिए कॉमन है कि पूछा गया कि पेपर क्यों खराब होता है आप लोग का, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यही था कि सर अगले रात में हमने रिवीजन नहीं किया होता इसलिए दूसरे दिन हमारा पेपर खराब होता है। कि कल का पेपर अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि अगली रात को या अगले दिन हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया था, हमने रिवाइज नहीं किया था, इसलिए खराब हुआ। तो पहले तो ये माइंड सेट निकाल दो, आप अगली रात को कितना मेहनत कर लोगे, और अभी तो आप एक दो चैप्टर्स का टेस्ट है, तो जब एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो कितना बड़ा सिलेबस होगा, आपको बुक तो पता नहीं है कहाँ से आएगा JEE का पेपर, तो रिवाइज क्या करने वाला अपने को बताओ, कहाँ से रिवाइज करोगे, क्या रिवाइज करोगे? अब बस कुछ है ही नहीं रिवाइज करने के लिए। आपके पास पेन मोमेंट पर क्या होता है कि मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी देख लेनी है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं आपके पास करने के लिए। तो आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो वो इस तरह से आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि फिर उसमें रिवीजन की क्या जरूरत पड़ती है। भाई मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होता है टेंजेंट के लिए सर्कल में, फिर वो कोई भी क्वेश्चन उसमें वापस क्या रिवाइज करना मुझे बताओ। अभी भी सैटरडे का जो आप लोगों का पेपर हुआ, वापस वही 2 सर मैंने जो चेक करा है अभी ऊपर से, तो वापस बहुत खराब है। और खराब होने का रीजन वही होगा, मुझे पता है कि सर अगली रात हमने प्रिपेयर वापस वो क्वेश्चन नहीं किए थे। अब वही एक क्वेश्चन कितनी बार करोगे तो, और अगर वही क्वेश्चन अगर मुझे बार बार ही करना पड़े तो बेटर है ना, टेस्ट होगा कल बोर्ड का पेपर है उसका अगली रात पढ़ूंगा, फिर पूरे साल क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पूरे साल पढ़ाई कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो फालतू में क्यों मेहनत करो। फिर तो बेटर नहीं कि हम लास्ट मोमेंट पर अभी ट्यूशन बंद करते हैं, जब बोर्ड की एग्जाम या स्कूल की एग्जाम होगी उसके एक महीने पहले मिलेंगे, 1 महीने पहले जितना पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा, उसमें से पेपर आएगा। तो इसीलिए मेंटालिटी चेंज करो, ये अब नहीं चलते हैं। 9th-10th तक ठीक है, तो हमें पता था कि पेपर कहाँ से आता है, लेट अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दो, एक बार कंसेप्ट अच्छे से जब भी कोई क्वेश्चन कर दो तो समझने की ट्राई करो कि वैसा क्यों कर रहे हो आप, उसके पीछे का पर्पस क्या है उसको करने का, है ना, उसको दिमाग में बिठाओ, राइट। आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि कोनिक सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, SP इक्वल टू EPM, ये सब ने रट लिया। अब जब उसके बारे में पूछा जाए कि SP क्या होता है, PM क्या होता है, सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्या होता है SP? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, और PM क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मूवेबल पॉइंट एंड डायरेक्ट। इससे क्या, ये जब आप पढ़ते ही बोलता फिर तो इससे क्या समझ में आता है आपको? अब इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? ठीक है, आपने सही बताया, SP इज द डिस्टेंस बिटवीन द मूवेबल पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट फोकस, एंड PM इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मूवेबल पॉइंट एंड डायरेक्ट, एकदम सही है। बट इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो? क्या सीखा आप इस स्टेटमेंट से? कुछ सीखे होंगे ना, क्या सीखे? वो तो पैराबोला में होता है, तो ठीक है, E की कंडीशन पे अगर E1 होगा तो पैराबोला बनता है, E<1 होगा तो E को जो हेलिक्स बनता है, E>1 होगा तो हाइपरबोला बनता है। वो सब ठीक है, वो आपने याद कर लिया है। बट इससे सीखे क्या आप SP को EPM से? तो मुझे पूछे कि सर आप क्या सीखे इससे? मैं ये सीखता हूँ इससे कि भाई उससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर मुझे कोई भी कोनिक सिस्टम का कर्व का मतलब लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है तो मैं फोकस डायरेक्टिव के बिना नहीं कर सकता। ये मैं सीखता हूँ इससे, ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना मेरा काम नहीं होता है। तो आपको ये सीखना है कि उसमें क्या चीज आपको मायने रखती है, उसके अंदर क्या चीज चाहिए। लोकस आप सबने याद कर लिया, ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन, इनमें भी पूछूंगा तो यही बोलोगे आप, पर उसका मतलब पूछा जाए कि क्या समझ में आता है आपको, इससे तो कुछ नहीं पता चलता। इससे आपको ये समझ में आता है अगर मुझे लोकस बनाना तो मुझे 2 चीजें चाहिए, मतलब 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। एक मुझे किसको ज्वाइन करना है, कौन से पॉइंट को ज्वाइन करना, कौन सी कंडीशन के अंदर है, ये 2 चीजों पे क्वेश्चन में आपको फोकस करना है, और वो आप नहीं करते, है ना। तो मैं कहने का कि बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, जब आप कोई स्टेटमेंट यहाँ पर हम सीखते हैं तो उसके पीछे का रीजन जानने की ट्राई करो, ओके।
तो ठीक है, सी इक्वल ईपीएम हो गया। अब जब पैराबोला की बात करेंगे तो इसेंट्रिसिटी 1 होगा। सर्कल की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 0। स्ट्रेट लाइन की इनफाइनाइट। इसेंट्रिसिटी देता क्या हमें? मेजर ऑफ कर्वेचर, है ना, कर्वेचर का मेजरमेंट देता है। फिर हम लोग आए थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला पे। तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म सीखे, चारों में एक ही चीज अननोन होती है। किया सबको हमने एसपी और टीएमसी, पर चारों में एक ही चीज अननोन है, क्या? ए। और ए क्या है? वर्टेक्स एंड फोकस। तो फिर ए कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। कल मैंने एक आध किसी का पेपर देखा जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू कुछ आया, तो उसने ए जब स्क्वायर हटाया तो सामने प्लस माइनस भी किया है, पर जो माइनस नहीं होने वाला है कभी भी, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है? करेक्ट। और चारों में से क्या फर्क होता है? चारों में क्या सेम होता है? तो 3 चीजें सेम होती है। क्या क्या? लेटर सिस्टम कर लें, और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, वो हमेशा ए ही रहता है। फिर वो स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड हो या रोटेशनल, वो कभी भी चेंज होता नहीं। ठीक है। और शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? कैसे कि कौन से पैराबोला का पोर्शन शिफ्ट कर दिया आपने? एक्सिस जो होता है वो आपका एक्स या वाई को पैरेलल होना चाहिए। एक्सिस जो होता है वो एक्स और वाई को पैरेलल होना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं से ये ढूंढने की ट्राई करूंगा मेरा एक्सिस एक्स या वाई को पैरेलल है क्या? अगर है तो शिफ्टेड है, वरना फिर रोटेशनल है। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड या फिर रोटेशनल। और अगर शिफ्टेड हुआ तो फिर y की जगह पर क्या रख लेंगे? y माइनस, और x की जगह पर क्या रख लेंगे? x माइनस h। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। और अगर रोटेशनल पता चला तो फिर sp को pm लगाना पड़ेगा, और sp को pm के लिए क्या क्या चाहिए? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। और फिर हम लोग आए थे अपनी प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले हम लोग ने फोकल लेंथ सीखा। फोकल लेंथ क्या था? फोकल लेंथ बोलते किसको है? फोकल लेंथ बोलते हैं कोई भी पैराबोला के पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। और जिसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट क्या डिराइव किया हम लोगों ने? a प्लस x1 या x1 प्लस a। राइट। फोकल डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे करोगे? x1 प्लस a। x1 मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो फोकस से, उसका x कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस a आपको फोकल डिस्टेंस देगा। ठीक है। फिर फोकल डिस्टेंस के बाद आया अपने फोकल कोड पे। तो फोकल कोड की प्रॉपर्टीज अगर देखते तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो उसके एक्स, अच्छा उससे पहले पैरामीटर, पैरामेट्रिक पॉइंट। राइट साइडेड होगा तो 80/280, लेफ्ट साइड होगा तो -80/280, अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होगा तो एक ही याद रखना आपको, राइट साइड, बाकी तो तीनों चीजें पता चल जाते हैं। ठीक है। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी आई फोकल कोड की कि फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर का जो प्रोडक्ट होगा T1 × T2 किसके बराबर होगा? -1। फिर उसका लेंथ फाइंड करने के लिए 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वाला a × t + 1/t का होल स्क्वायर, और अगर मुझे पॉइंट नहीं गिवन हो, स्लोप रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो 4a × cos x², 4a × cos x²। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आई थी फोकल कोड के जो दोनों सेगमेंट है SP एंड SQ, उसका हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या देता है? 2a नहीं देता, वो क्या देता है? अगर 2a देता है, बट याद क्या रखोगे आप? सेम ही, क्योंकि तीनों में सेम ही आने वाला है, पैराबोला या हाइपरबोला में सेम ही ले सकते हैं। और उसके बाद आया था आप लोग का फोकल लेंथ को डायमीटर मान के बनाए गए सारे सर्कल किसको जाके टच करते हैं? टेंजेंट है, वर्टेक्स। और फोकल कोड को डायमीटर मान के बनाए गए सर्कल सारे डायरेक्ट्रिक्स। और फिर आया था अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पढ़ रहे थे तो हमने तीनों फॉर्म डिस्कस किया था। पहला पॉइंट फॉर्म बहुत पहले से डिसाइड हो चुका है कि भाई क्या करना है। x² की जगह पर x1, y² x की जगह पर y की जगह पर, और xy आया तो ठीक है। बस x1 y1 क्या होना चाहिए? ऑन द कर्व, तो आप पॉइंट फॉर्म यूज कर पाओ। तो उससे हमारे पास इक्वेशन आया था y/1 = 2a × x + x।
फिर पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए x1 की जगह पर 80² डाल दिया, y1 की जगह पर 280 डाल दिया, तो इक्वेशन क्या मिला, y = x/t + 80। फिर हमने उसका स्लोप फॉर्म फाइंड किया। स्लोप फॉर्म के लिए क्या किया, y = mx + t। अगर y² = 4x का टेंजेंट है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, y = mx + t। अगर y² = 4x का टेंजेंट है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, स्लोप फॉर्म होता क्या है, उसका इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन है, बल्कि इसका इक्वेशन y = mx + t और y² = 4x। पैराबोला को जब मैं सॉल्व करूंगा तो अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा। नॉर्मली तो कोई भी लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। इस पर इसमें क्या फर्क होगा, अगर ये लाइन y = mx + t है, ये लाइन y = mx + t है, then थर्ड पॉसिबिलिटी और टच ही नहीं करता है, ये भी y = mx + तीनों में y² = 4x आपका पैराबोला है, तो क्या फर्क होगा तीनों में। ये मत बोलना कि इसमें दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें एक पे कर रहा है, इसमें कर ही नहीं रहा हूं, वो वही मैं जानना चाहता हूं, उसका मतलब क्या हुआ। बराबर, इनके दो सॉल्यूशन होंगे, तो दो पॉइंट पर एक पे सॉल्यूशन होगा, तो एक साथ करके एक भी सॉल्यूशन होगा। किसका सॉल्यूशन, लाइन और पैराबोला का। इसका मतलब क्या होगा कि y की जगह पर अगर मैं इसमें mx + t रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इसमें दो, इसमें एक, इसमें इसमें एक भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल मतलब मीनिंग क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, पता कैसे करूंगा कि दो सॉल्यूशन है कि एक सॉल्यूशन है कि एक भी नहीं, कैसे पता करूंगा। तो ये मतलब दो सॉल्यूशन पर पता कैसे करे दो है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तो इसका जब डिस्क्रिमिनेंट हमने इक्वल टू 0 लिया तो हमें लास्ट में कंडीशन मिली थी c = a/m। क्या मिला था, c = a/m। वो कैसे मिला था, d को 0 करके, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके। तो फिर हमें स्लोप फॉर्म मिला y = mx + a/m, y = mx + a/m। और मेरे पास स्लोप फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था, y = x/t + at। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया तो हमें क्या समझ आया, m और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, m और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उससे हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला। नॉर्मली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं अपने, at², और अगर m के टर्म्स में देखूंगा तो m कितना है 1/t, तो t कितना है 1/m, क्या हो जाएगा पॉइंट a/m², इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे हमें कोई पॉइंट अगर इनसाइड, अगर पैराबोला के अंदर है, पैराबोला के ऊपर है कि पैराबोला के बाहर है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट। अच्छा, अंदर मतलब ये, बाहर मतलब ये, ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। तो पता कैसे करें, सर्कल में कैसे पता करते थे, पॉइंट को आप सर्कल के इक्वेशन में डाल देते थे, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द सर्कल होगा, लेस देन 0 आया तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब पॉइंट को लोगे, पॉइंट को कहाँ डालोगे, पैराबोला के इक्वेशन में। तो जैसे कि मेरे पास एक पैराबोला है, y = 16, एक पॉइंट है 3,7 नाम का, मुझे पता करना है कि 3,7 नाम का पॉइंट पैराबोला के अंदर है, यहाँ है, बाहर है कि ऑन द पैराबोला है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, 3,7 को पैराबोला के इक्वेशन में पुट करूंगा। तो x की जगह पर क्या रखूंगा 3, y की जगह पर क्या रखूंगा 7, तो कितना होगा 49 - 48, यानी 16 से 48 तो कितना है आंसर, 1 इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट इस पैराबोला के बाहर है, ये पॉइंट पैराबोला के बाहर है। लेस देन 0 आता तो अंदर होता, इक्वल टू 0 आता तो पैराबोला के ऊपर होता। अब अगर वो पॉइंट अगर पैराबोला के बाहर है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना पाओगे, उस पैराबोला से पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना पाओगे, 2।
कोई बोले नहीं मैं मानता नहीं, अब प्रूव करके दो, तो यहाँ से बोल देना ना उसको कि y इक्वल mx प्लस a बाई m है। अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा यहाँ पर m स्क्वायर x माइनस m y प्लस a इक्वल टू 0। m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? अगर m के मैक्सिमम का रूट मतलब दो ही स्लोप मिल सकते हैं, मैक्सिमम दो स्लोप होंगे तो दो ही तो लाइन बनेगी, लाइन विदाउट स्लोप थोड़ी ना होगा। इसलिए यहाँ से हम कंफर्मली बोल सकते हैं ज्यादा दो ही बना सकते हो, दो से ज्यादा टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मुझे भी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए दोनों टेंजेंट का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन, अगर टेंजेंट की इक्वेशन बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा y इक्वल टू या तो स्लोप के फॉर्म में देखो या तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो, दोनों में एक ही अननोन है। इसमें देखो तो m अननोन है, इसमें देखोगे तो e अननोन है। पॉइंट फॉर्म में कितने अननोन होते हैं? पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल 4x का टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म y1 इक्वल टू 2a इनटू x प्लस n। इसमें कितने अननोन है? तो x1 और ये कभी यूज नहीं करते। जब मुझे खुद को अज्यूम करना हो स्लोप का इक्वेशन तो मैं इसको कभी अज्यूम नहीं करूंगा, मैं हमेशा ये लूंगा या तो ये लूंगा, क्योंकि दो अननोन से ज्यादा अच्छा है तो मैं ऐसा दोनों को सोल्व करूंगा। ठीक है, तो दोनों में कोई भी ले लो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लेना हो तो y इक्वल टू ये पॉइंट है आपका a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? a_t2 स्क्वायर कोमा, एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? t, और जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 से बनाया गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट के इक्वेशन में t की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? वहां पर पैरामीटर क्या लिया मैंने, तो यहाँ पर भी t1 रखूंगा, तो क्या आएगा? y इक्वल टू x बाई t1 प्लस a_t1, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू x बाई t2 प्लस, करेक्ट, y इक्वल टू x बाई t1 प्लस a_t1, और एक पीछे बनाया गया टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू x बाई t2 प्लस a_t2। अब उन दोनों का क्या चाहिए हमें? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। दोनों को सोल्व करते हैं तो दोनों के y को इक्वेट कर लेता हूं ना, x बाई t1 प्लस a_t1 इक्वल टू x बाई t2 प्लस a_t2। x को साथ में लेते हैं, क्या इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस आएगा, क्या कॉमन x क्या रहेगा? a_t1 उस तरफ गया तो a_t2 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन, क्या रहेगा? यहाँ पर एलसीएम लोगे तो अपॉन, दोनों तरफ से t2 और t1 को कैंसिल कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते, कभी भी कैंसिल, कब कैंसिल कर सकते जब पता हो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वो इनइक्वालिटी में होता है, वो तो आप दूसरी तरफ ले जाते हो तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नहीं। मैं इसको कब कैंसिल कर सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन इतना है कि अगर मुझे t2 माइनस t1 को कैंसिल करना तो मैं क्या कभी भी कर सकता हूँ या कोई रूल है? अब वेरिएबल को ऐसे दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, कितनी बार बात कर सकते हैं? तो हजारों बार को ax स्क्वायर इक्वल टू bx है, तो क्या मैं इस x को कट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? पता नहीं होगा कि क्योंकि कट कब कर सकते हो? जब मैं 100% श्योर कि वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब क्या है? आप उसको डिवाइड में लेके जा रहे हो, और डिवाइड में तभी जाएगा जब वो जीरो नहीं होगा। तो मुझे जब तक पता ना हो कि वो जीरो नहीं है तब तक मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तो फिर मुझे bx को शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं डिवाइड में लेके नहीं जा सकता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर माइनस bx, और फिर वो एक कॉमन लेके सोल्व करूंगा। बट मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि t2 माइनस t1 को जीरो होने के लिए t1 और t2 को सेम होना पड़ेगा, t1 t2 सेम नहीं होगा वरना दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर t2 माइनस t1 को कैंसिल कर रहा हूँ, तब x क्या बचेगा? a इंटू t1 t2, x क्या बचेगा? a इंटू कोई भी एक्सप्रेशन में पुट कर, तो अगर मैंने यहाँ पर x को रखा a इंटू t1 t2, तो क्या क्या कट हो जाएगा? t1 t1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा?
82 प्लस 81 में से क्या कॉमन है? ए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इंटू t1 प्लस t2। आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट जो आपको याद कर लेना है, a t1 t2 कॉमा a ऑफ t1 प्लस t2। एक्स कोऑर्डिनेट में दोनों पैरामीटर का मल्टीप्लाई आ जाता है और y कोऑर्डिनेट में दोनों का एडिशन आ जाता है, दोनों में a तो मल्टीप्लाई में a। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट of tangents when drawn from AT1 square comma 2AT1 and AT2 square comma 2AT2, तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा? AT1 T2 comma A of T1 plus T2। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर डायरेक्टर सर्कल याद करो। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? कौन से पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टर सर्कल मिलता है? जिस पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर कितने टेंजेंट बना सकते हैं? तो अगर वो दोनों टेंजेंट अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे जब कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? सर्कल का डायरेक्टर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेंटर 0 0। सेंटर 0 0 नहीं होगा तो की जगह पर x माइनस है तो y की जगह पर। अब यहाँ का डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने ढूंढा AT1 कोमा A of T1 प्लस T2, ये t के टर्म में लिखा है मैंने। अगर इसको स्लोप के टर्म में लिखना तो क्या होगा? a बाई m1 m2 कोमा a of 1 by m1 प्लस, क्योंकि हमें पता चल चुका है ना t और m के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब डायरेक्टर सर्कल पे वापस आओ। आपको ये पॉइंट पता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, राइट। और आपने बोला कि डायरेक्टर सर्कल उसको बोलते हैं उन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जहां से ड्रॉ कीवर्ड टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। अगर 90 डिग्री बनाते तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट। अगर ये इक्वेशन y इक्वल टू जो उसका स्लोप फॉर्म है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर का हमें पता है कि स्लोप फॉर्म लेना चाहिए, बिकॉज स्लोप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें पता होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसका इक्वेशन क्या बोलूंगा? y इक्वल टू m1x प्लस a by m1, और इसका इक्वेशन क्या बोलूं? y इक्वल टू m2x प्लस a by m2 की। और डायरेक्टर सर्कल की कंडीशन m1 m2 इक्वल टू, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला है? a by m1 m2 बट m1 m2 तो किसके इक्वल है? m1 m2 माइनस होने तो p का x कोऑर्डिनेट हमें से क्या मिलेगा? p का x कोऑर्डिनेट हमें से क्या मिलेगा? तो p का अगर x कोऑर्डिनेट अगर हमेशा माइनस ये मिल रहा है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट मिल गया ना। जो मेरा x कोऑर्डिनेट है उसमें a आया ही नहीं, m आया ही नहीं, और a पे ऐसी वैल्यू जो फिक्स होगा कि बदलेगा। a फिक्स है, क्यों फिक्स है? वो तो डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस है, वर्टेक्स है, तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो x का कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस से आ रहा है, यहाँ पर भी x का कोऑर्डिनेट माइनस से होगा, यहाँ पर भी x का कोऑर्डिनेट। तीसरा पॉइंट होगा जहां से अपने परपेंडिकुलर टेंजेंट बना होगा, उसका भी x कोऑर्डिनेट। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। जब उसका x कोऑर्डिनेट सेम है, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा? x इक्वल टू माइनस से, जब उसका x का कोऑर्डिनेट ही सेम आ रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन भी कौन सा होगा? x इक्वल टू, इन सबको ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कौन सा? x इक्वल टू, और ये कौन है? डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन है? इसका मतलब है कि पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होता है, वो भी कौन होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसलिए मैंने आपको ध्यान होगा तो सर्कल भी बोला था कि नाम पे मत जाना कि डायरेक्टर सर्कल नाम है तो हमेशा सर्कल देगा, ऐसा जरूरी
नहीं होता है। कंसेप्ट पे जाना कि वे डायरेक्टर सर्कल बोलते किसको है, तो वो पॉइंट जहाँ से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो पैराबोला का कभी भी डायरेक्टर सर्कल पूछे तो क्या ढूंढ के देना आपको, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ के देना। तो फोकल कोड, अब वापस फोकल कोड की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी, और अगर ये डायरेक्टर सर्कल को अगर कनेक्ट करे दोनों को तो क्या पता चलता है। दोनों को अगर एक साथ लिंक करते हो आप तो क्या समझ आ रहा है। तो लास्ट प्रॉपर्टी चेक करो, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि आप समझते क्या हो चीजों को। एक होता है कि मैंने वो सर ने बोला स्टेटमेंट याद कर लिया, एक होता है समझना क्या समझ आ रहा है आपको। उसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी और ये डायरेक्टर सर्कल कि जो टेंजेंट को उस सर्कल के लिए मतलब जो फोकल कॉर्ड के डायमीटर का इसके परिमाण जो माना वो ये टेंजेंट उसके टेंजेंट सर्कल फिक्स प्रॉपर्टी है। और कनेक्ट करता हूँ तो क्या पता चलता है। फिक्स प्रॉपर्टी है क्या आपकी कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के ड्रॉ किया हुआ सर्कल जो होता है किसको जाके टच करता है, डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच करता है ना, किसको जाके टच करता है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। और अगर इसको कनेक्ट करो तो ये यहाँ पर भी जो आपका लोकस बन रहा है वो लोकस क्या बन रहा है आप लोगों का, एक डायरेक्ट्रिक्स भी बन रहा है। यहाँ पर भी जो बन रहा है वो आप लोगों को क्या बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स भी बन रहा है। तो अगर दोनों को कनेक्ट करो तो मैं ऐसे समझता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं और बनेंगे हमेशा दो टेंजेंट, और वो दोनों टेंजेंट का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसको जब जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हमेशा मुझे फोकल कोड ही देगा, ये हमेशा मुझे फोकल कोड ही देगा। क्यों फोकल कोड देगा, क्योंकि फोकल कोड से बनाए गए सर्कल ही तो आप लोगों के कहां जाके टच करते हैं, फोकल कोड के ही तो एक्सट्रीम पॉइंट से बनाया गया सर्कल किसको जाके टच करता है, डायरेक्ट्रिक्स को। और अगर ये डायमीटर है तो हमें सर्कल की प्रॉपर्टी पता है ना कि डायमीटर से बनाए गए टेंजेंट या डायमीटर से बनाए गए यहाँ पर जो ट्राइंगल्स होते हैं वो हमें कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये इसके पॉइंट के लिए तो टेंजेंट ही तो है, ये इस पॉइंट के लिए तो क्या है वो टेंजेंट ही सही है। तो फोकल कोड की जो लास्ट प्रॉपर्टी और डायरेक्टर सर्कल तो इसका मतलब कि दोनों सेम ही तो है, सेम ही बात कर रहे हैं लोग। क्या बात करेंगे फोकल कोड के टाइम पर हमें क्या पता चला कि फोकल कोड के डायमीटर को लेके जब जब मैं सर्कल बनाऊंगा वो सारे के सारे सर्कल किसको जाके टच करेंगे। तो अगर ये डायमीटर था, इस डायमीटर को लेके सर्कमफ्रेंस पे अगर मैं ट्राइंगल बनाता तो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। और अगर इसको अगर डायरेक्टर सर्कल के हिसाब से देखिए पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी है। पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो ये डायरेक्टर सर्कल की बात हो रही है। और डायमीटर को लेके सर्कमफ्रेंस पे बनाए गए सारे ट्राइंगल 90 डिग्री बनाते हैं, तो बात एक ही हो रही है ना। तो इसलिए पूछने का तरीका कैसा हो हमें भी नहीं पता, बट बात एक ही हो रही है। आपको हो सकता है कि आपको ये पूछे कि डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट से जहां पर आप टेंजेंट बनाते हो और टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे उनको ज्वाइन करता हुआ लाइन का इक्वेशन फाइंड करके तो आपको क्या ढूंढ के देना है, फोकल कोड ढूंढ के देना है। आपको क्या ढूंढ के देना है, क्लियर। तो यहाँ का डायरेक्टर सर्कल आपका एक डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, वो ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी पैराग्राफ अच्छा जो प्रॉपर्टी में अभी आपको समझा राइट साइड के लिए समझा, तो क्या लेफ्ट साइड में कुछ अलग होगा कि सेम ही रहेगा। राइट साइड में अगर डायरेक्टर सर्कल अगर एक डायरेक्ट्रिक्स है तो लेफ्ट साइड में डायरेक्टर सर्कल क्या होगा,
डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। अपवर्ड में भी क्या होगा, डाउनवर्ड में भी क्या होगा, रोटेशनल में भी क्या होगा, शिफ्टेड में भी क्या होगा, वो वैसे ही रहने वाला, प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाएगी उसकी। तो किसी भी मोस्टली जब आपको पूछेंगे तो शिफ्टेड फॉर्म का डायरेक्ट्रिक्स पूछेंगे, तो एक शिफ्टेड फॉर्म का डायरेक्टर सर्कल पूछेंगे, और शिफ्टेड फॉर्म का डायरेक्टर सर्कल पूछेंगे तो आपको क्या ढूंढ के देना है, और ढूंढते कैसे डायरेक्ट्रिक्स अगर शिफ्टेड फॉर्म होगा तो। सपोज ये दिया हुआ आपको 2x² + 3x - 4y - 5 = 0, मुझे पूछा जाता है इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल ढूंढ के दो। तो कैसे ढूंढे, पहले इसको शिफ्टेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शिफ्टेड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, पहले x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे, ठीक है। फिर पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस इक्वल टू 2y प्लस, ये जो पॉइंट है इसको फिर किसके साथ इक्वेट, 2hx के साथ। तो 2hx अगर 3/2x है तो h कितना, कितना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3/4 चाहिए, मतलब h चाहिए, h² चाहिए, तो 9/16 दोनों तरफ पर हुआ 9/16, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, प्लस 3/4 का, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लूंगा तो 8 × 40 49/16, फिर 2 भी कॉमन लेंगे तो y प्लस 49/32, फिर इसको कैपिटल एक्स लेते थे और इसको कौन सा पैराबोला, अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, y = कैपिटल Y = -a, a कितना है, किसके साथ इक्वेट किया है, 4ay के साथ, तो 4a = और आपने बोला डायरेक्ट्रिक्स होता है y = है ना, अपवर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y = तो y अगर -a होगा तो ये तो कैपिटल Y मिला, तो हमने अज्यूम किया है, तो कैपिटल Y की जगह पर क्या रख लेंगे, y + 49/32 को शिफ्ट करेंगे तो -1/2 - 49/32, तो एलसीएम 32, तो -16 - 32 तो -65/, ये किसका इक्वेशन है, और वही डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्लियर। फिर 3 वो कंसेप्ट जो सर्कल के टाइम पर ही मैं बता चुका था कि भाई ये 3 जो कंसेप्ट अभी बताया जा रहा है, ये सेम टू सेम पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला बनाएगा। कौन कौन से होगा, तो था बाइसेक्टेड कोड क्या, एट गिवन पॉइंट x1, क्या था बाइसेक्टेड कोड का मतलब क्या था कि पैराबोला पे अगर मुझे कोई कोड का इक्वेशन फाइंड करो जिसका मिड पॉइंट मुझे दिया हुआ है, तो बाइसेक्टेड कोड का शॉर्टकट दे दिया था, क्या था, t = s1, t क्या है, s1 क्या है, t टेंजेंट का पॉइंट, और s1 पॉइंट दे रखा उसको कहाँ रखेंगे, पैराबोला के, इस केस में पैराबोला के इक्वल। एक ये था पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या था, t² = किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट का कितने टेंजेंट बना दो, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा इक्वेशन,
SS1 इक्वल टू उसमें एस क्या है का इक्वेशन है। x1 मतलब ये जो पॉइंट होगा x1 y1 उसको उठा के कहाँ डाल देंगे के इक्वेशन में, तो कांस्टेंट मिलेगा। t मतलब टेंजेंट का पॉइंट, t मतलब टेंजेंट का पॉइंट। उस पॉइंट फॉर्म में जो x स्क्वायर की जगह पर जब रिप्लेस करोगे x1 y स्क्वायर को y1 तो कौन सा पॉइंट यूज करना है, ये वाला, इसमें ये वाला। फिर तीसरा क्या था कोड ऑफ कांटेक्ट, उसका इक्वेशन t इक्वल टू 0, कोड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0। कोड ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, तो बाहर से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और इनको ज्वाइन कर दे, PQ को क्या बोलेंगे कोड ऑफ कांटेक्ट, और उसका इक्वेशन t इक्वल टू, तो सब में सेम था, सर्कल में भी यही है, पैराबोला में यही है, एलिप्स और हाइपरबोला में यही रहने वाला है। आया समझ में? पहले ये लिख लीजिए। या तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो फिर दोनों टेंजेंट दे देंगे और बोलेंगे उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के, तो आपके पास पॉइंट आपको याद रखना है T1 T2 A और T1। मतलब उससे ज्यादा वो डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छा है कि वो जैसे यहाँ पर मुझे पता चल गया ये कैसे मुझे डायरेक्टली पता चल गया कैरेक्टर्स को कोई माइनस से होगा, मुझे पॉइंट पता था, तो उसमें मुझे पता चल गया कि M1 M2 को -1 होना पड़ेगा क्योंकि वो -1 हो जाएगा। और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन में तो वही होगा कि दोनों पॉइंट दे देंगे या दोनों टेंजेंट दे देंगे, ये पॉइंट देंगे आपको और बोलेंगे उस पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो इक्वेशन बनाओ और फिर उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, सबसे पॉइंट याद रखो।
हम लोग का फोकल कोड की जो 6 प्रॉपर्टी में फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी? को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल किसको डायमीटर जैसे उसी में वापस मैंने ड्रॉ किया। ये जो SP है ये फोकस था मेरा, ये हमारा फोकस है। तो SP का फोकल लेंथ बोलते हैं या फिर फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। इससे अपना डायमीटर बनाया, अगर डायमीटर मान के सर्कल बनाया तो सर्कल ने किसको जाके टच किया? टेंजेंट वर्टेक्स। तो ये दूसरा मैंने वैसे ये SP भी एक सपोज मान लेते हैं, फोकल लेंथ तो उसको भी डायमीटर मान के सर्कल बना, उसने भी जाके किसको टच किया? टेंजेंट वर्टेक्स को। अगर ये आपका डायमीटर है, अगर ये हमारा डायमीटर है तो सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं यहाँ से क्योंकि हमें पता है कि सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग सर्कमफरेंस पे जब भी ट्राइंगल बनाओगे तो ट्राइंगल कितना डिग्री बनाता है? 90। और ट्राइंगल कितना डिग्री बनेगा? 90, राइट। और ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या बन जाता होगा? पैराबोला का टेंजेंट। पैराबोला का क्या बनता होगा? टेंजेंट। यहाँ पर वापस आप लोग का 90 डिग्री बनेगा। क्यों 90 डिग्री बनेगा? तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, सही है। और अगर इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये पैराबोला के लिए क्या बनता होगा? टेंजेंट, सही है, राइट। तो फिर ये जो पॉइंट है सारे, तो इससे आपको एक नई प्रॉपर्टी दिख रही है। अगर आप लोग अगर इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी? कि भाई मैंने टेंजेंट लिया पैराबोला पे, मैंने जब फोकस से लेकर उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स में? या 90 डिग्री बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो ये टेंजेंट ही था पैराबोला का। उस टेंजेंट पे जब मैंने फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोर्थ, फिर ये दूसरा टेंजेंट आया, उस टेंजेंट पे वापस फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखने यहाँ फुट मिला। जैसे कितने टेंजेंट होंगे? इस पैराबोला में कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट। हर एक टेंजेंट पे जब मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जो 90 डिग्री जहां बनेगा उस फुट का लोकस क्या होता होगा?
क्या होगा तब टेंजेंट एक्स वर्टेक्स, तो क्या होता होगा, तो वापस वही जो अपनी लास्ट फिर वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी फोकल कोड, उसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन हो गया। या अब अगर मुझे कोई पूछे कि लोकस ऑफ फूड ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम, कहां से फूड ड्रॉ किया गया, locus of food on any tangent from focus is tangent at vertex। तो मुझे अगर किसी का लोकस ऑफ फूड ढूंढने को बोला जाए ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस, तो मैं क्या ढूंढ के दे दूंगा उनको, तो डायरेक्टली आपको जब क्वेश्चन दे तो ये नहीं बोलते कि क्वेश्चन देखे कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो घुमा फिरा के देंगे, या तो लोकस ऑफ फूड पूछ लेंगे, ये तो पूछ लेंगे कि फोकल कोड को जब डायमीटर मान के सर्कल बना तो सारे सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इक्वेशन निकालते हैं, तो उसका मतलब भी क्या ढूंढ के देना आपको, टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ रहे लोकस ऑफ फूड कैसे दो कंसेप्ट हमने मिक्स किया, कौन कौन सा, एक डायमीटर को मान डायमीटर लेके सर्कल पे जब भी कोई ट्राइंगल बनाओगे तो कितना डिग्री बनेगा, 90, और जहां 90 डिग्री बनता है उसको हम बोलते हैं फूड, तो किस पे फूड बन रहा है, तो टेंजेंट पे बन रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ फूड ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब हमने ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, यहां से हमने कोई टेंजेंट बनाया, सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8t1 स्क्वायर, 281, हर टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा ही ना, राइट, हर टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट्रिक्स को जरूर कट करेगा, लेकिन एक ही टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कट नहीं करने वाला, कौन, टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स, उसको पैरेलल होता है, बाकी तो सारे कहीं ना कहीं कट करेंगे। यहाँ पर आपका फोकस का कोऑर्डिनेट a, जहां पर वो कट कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स को, उस पॉइंट को, इसको P नाम देते, इसको Q नाम देते, उसको ज्वाइन करता हूं, एक ट्राइंगल बनेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, ये कौन सा डायरेक्ट्रिक्स, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा, x, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x, अच्छा ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म, y equal to x by t1 plus y equal to x by t1 plus, और x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है, माइनस है, x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा, अगर मैं x को माइनस से रखूं यहाँ पर तो मेरा y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस a by t1 plus a t1, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो क्या कॉमन है, a, तो क्या बचेगा t1 माइनस 1 by t1, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तो a इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1, करेक्ट, आपका q का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस है कोमा a इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इन दोनों का मतलब ये PQ का स्लोप निकालता हूं, PQ का नहीं PS का स्लोप निकालता हूं पहले तो, और फिर QS का स्लोप निकालता हूं, PS का स्लोप 281 अपॉन 81 स्क्वायर, क्या कॉमन, ये और एक कैंसिल ऊपर नीचे, क्या मिलेगा, t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 2t1 अपॉन, अब SQ का स्लोप निकालता हूँ, QS का स्लोप निकालता हूँ, तो क्या होगा, a इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1 by t1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस a माइनस 2x, ये और एक कट, क्या मिला, माइनस ऑफ t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t1, है ना, t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t1, ये तो कर दिया था, इन दोनों का प्रोडक्ट,
दोनों स्लोप का प्रोडक्ट है। ऐसा कब होता है? जब वो परपेंडिकुलर, तो इससे वो प्रॉपर्टी क्या पता चला कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट से आप टेंजेंट बना लो, कोई भी पॉइंट से, वो जहां पर डायरेक्ट इसको कट करेगा इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो पार्ट ऑफ इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को लेके फोकस पे जब भी ट्राइंगल बनाया जाएगा तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा। वो हमेशा क्या देगा? राइट एंगल ट्राइंगल ही देगा। वो भी राइट एंगल कहाँ मिलेगा? फोकस। राइट एंगल ट्राइंगल तो देगा ही, बट वो भी राइट एंगल कहाँ मिलने वाला है? फोकस पे मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा होगा? आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि टेंजेंट मतलब कोई भी पैराबोला के बनाया गया टेंजेंट जहां पर डायरेक्ट इसको इंटरसेक्ट करता है वहां पे और फोकस को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनाता है तो उसका फुट ढूंढ के, तो उसके इसमें फुट मतलब जहां 90 डिग्री बना है तो उसको क्या ढूंढ के देना है आपको? और ये प्रॉपर्टी वापस एलिप्स में आना चाहिए। ये सेम प्रॉपर्टी वापस एलिप्स में भी आएगा और हाइपरबोला में भी आएगा, राइट? तो इसको कैसे आप लोग लिखोगे? तो कोई भी पॉइंट से बनाया गया टेंजेंट जहां पर डायरेक्ट इसको कट करता है उसको हम लोग फोकस से उसका ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा हमेशा कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। वो भी राइट एंगल कहाँ बनेगा? नॉर्मल याद कराओ मुझे, क्या था नॉर्मल? किसको नॉर्मल बोलते हैं? टेंजेंट से परपेंडिकुलर तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। इस हिसाब से तो उसको नॉर्मल ही बोलते हैं। नॉर्मल किसको बोलते हैं? पूरा एक टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो क्या होता है नॉर्मल? नॉर्मली याद है, लिखा होगा ना नोटबुक में कहाँ लिखा है? आप खुद लिख लोगे ना, फिर ऐसे थोड़े मैं हर चीज बोलूंगा प्लीज को। हाँ, नॉर्मल ये नहीं होता कि टेंजेंट के साथ जो परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल ये होता है कि परपेंडिकुलर विद टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वरना तो टेंजेंट से तो इनफाइनाइट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होता है, हर एक को थोड़ी ना नॉर्मल बोला। नॉर्मल किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर विद टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ईच एंड एवरी नॉर्मल इन सर्कल are always concurrent and passing through center, क्योंकि वहां तो प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से टेंजेंट पे ही 90 डिग्री बनता है, राइट? तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ परपेंडिकुलर, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं होना है। तो वहां सर्कल में इतनी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं कि ये सारे सेंटर से पास होते थे। यहाँ पर काफी सारी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल को लेके। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या है? तो भाई टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो और सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता हो। तो पहले उसका पॉइंट फॉर्म, जैसे टेंजेंट में 3 फॉर्म है तो यहाँ पर भी आपको 3 फॉर्म पहले देखना है। पहले x1, y1 से पास होने वाला नॉर्मल का इक्वेशन। अच्छा, इसका इक्वेशन बता दो, टेंजेंट का बता दो, नॉर्मल का तो ढूंढ ही लेंगे। y1 इक्वल टू 2 into ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप 2a by y1। भाई इस y1 कैसे डिवाइड कर लो ना, तो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ भी कंपेयर कर दो, पता चल जाता है 2a by y1 आपका स्लोप है। अगर इस टेंजेंट का स्लोप 2a by y1 है तो नॉर्मल का स्लोप -y1 by 2। स्लोप पता है, पॉइंट पता है,
स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a इंटू x माइनस x1। मेथड इसका पॉइंट फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट का याद है तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पॉइंट फॉर्म। ये याद रखने की जरूरत नहीं, जो इसमें याद रखना चाहिए आप लोगों को, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। अच्छा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एटी स्क्वायर कॉमा 280, उसी से आपने टेंजेंट भी बनाया और उसी से आपने नॉर्मल भी बनाया। तो यहाँ पर अगर मुझे उसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर चाहिए तो मैं y1 की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा? x1 को किसको रिप्लेस करूंगा? y1 की जगह पर y1 कौन है मेरा? 280 और x1 कौन है? 80 स्क्वायर है ना। x1 y1 को रिप्लेस कर लेते किससे? हमारा जो पैरामेट्रिक पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280 से। तो पहले तो 2 है और 2 कैंसिल, तो y क्या आ गया? ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 60 माइनस 20 को, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, और माइनस 20 की उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस 60 प्लस 280 प्लस 80। आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है, y इक्वल टू माइनस 60 प्लस 280 प्लस 80। कौन सा फॉर्म बोलेंगे इसको? पैरामेट्रिक, क्योंकि कहां से ड्रॉ किया हुआ? 80 स्क्वायर कॉमा 280 से ड्रॉ किया, तो y इक्वल टू माइनस 60 प्लस 280 प्लस 80 की हो गया आप लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसका स्लोप फॉर्म, और मुझे एक चीज बता सकते हो इसका स्लोप फॉर्म? टेंजेंट का स्लोप और t के बीच में क्या रिलेशन था? t इक्वल टू 1/. अब टेंजेंट का जो पैरामीटर है t और नॉर्मल का जो पैरामीटर है वो तो सेम ही है भाई, दोनों को सेम ही तो पॉइंट से आपने ड्रॉ किया। टेंजेंट भी 80 स्क्वायर कॉमा 280 से ड्रॉ किया और नॉर्मल भी, तो दोनों का t तो, और दोनों का स्लोप थोड़ी ना सेम होगा। इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/m होगा। इसका स्लोप अगर m है यहाँ पर तो इसका स्लोप क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पर m की जगह पर अगर -1/m रखता हूँ तो t और m के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? t इक्वल टू -m। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट का t मतलब पैरामीटर और स्लोप के बीच में एक दूसरे क्या रिलेशन होता है? तो रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। और नॉर्मल में t और m के बीच में क्या रिलेशन होता है? सिर्फ साइन का रिलेशन, मतलब साइन अपोजिट होता है, इतने फर्क होता है। ये समझ आया? t इक्वल टू माइनस m का आंसर आ गया। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, 2 साल निकल जाते हैं, उनको लगता है ये एक ही बात दो बार क्यों हो रही है, अलग अलग क्यों हो रही है। उनको लगता है t इक्वल टू 1/, मतलब t इक्वल टू -m कैसे आ गया? बट ये m दोनों सेम नहीं है। ये m तो क्या है? टेंजेंट का स्लोप है, यहाँ पर m क्या है? नॉर्मल का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप और t के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो t इक्वल टू -m, और टेंजेंट का t और m के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो t इक्वल टू, और ये कैसे आगे समझ आया ना? यहाँ पर ये टेंजेंट का स्लोप था, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट, तो फिर इसका स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/, तो -1 में रखोगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो t अगर मुझे -m पता चल गया तो रख लेता हूँ यहाँ पर t की जगह पर -m, तो मेरा स्लोप फॉर्म क्या आ गया? y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m। क्या किया मैंने? सिर्फ t की जगह पर -m रख दिया। तो मैं इन दोनों में कोई एक फॉर्म याद रखूंगा, मैं दोनों को याद रखने की ट्राई नहीं करूंगा। जितनी कम चीजें में याद रखो उतना अच्छा है, वरना कितना कुछ याद करोगे। आप एक चीज याद रखो और फिर ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो रिप्लेस कर लेना।
तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब उसका स्लोप फॉर्म हो गया, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 280 प्लस 80 क्यूब उसका पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका मतलब नॉर्मल का। अब ये जो पॉइंट है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, उसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, कोई भी पॉइंट से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना पाओगे। मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से मुझे पूछते कि मैं मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना पाऊंगा। 3 कैसे पता, क्यूबिक इक्वेशन है तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं 3, तो किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम कितने रूट्स बना पाओगे 3। कब 3 बना पाओगे वो बता देना चाहिए, मतलब हर मैक्सिमम 3 बना पाओगे। इसका मतलब कि 3 से कम भी बन सकता है, 3 से कम भी बन सकता है, 2 बन सकता है, 1 बन सकता है, 1 भी ना बन सकता, ऐसा भी हो सकता है। पर इसमें भी अच्छा, आप लोगों को सबको 10th पढ़ के आए हो, आई होप कि 10th के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो? होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो 2 होते हैं उसमें एक रियल और एक इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स होते कब है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तब इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो पॉसिबल है कि किसी एक इक्वेशन है जिसका एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी है, क्यों नहीं? रियल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, इमेजिनरी होगा तो डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें काफी लोगों की शक्ल देख के लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। रूट निकालने के फॉर्मूला आपके पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरे पास इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकालने हैं। अगर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट लोगे, a कितना है, b कितना है, c कितना है, a1 b 1 c, तो b स्क्वायर 1 a 1 c 1 डिवाइड बाय 2 है। 1 माइनस 4 तो रूट के अंदर नेगेटिव है, कैसे रूट हो जाएंगे? इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोर्ड लेवल पढ़ा चुका हूँ। -3 को आप क्या लिखोगे? 3i स्क्वायर, तो रूट 3i डिवाइड बाय 2। तो आपका 2 रूट आए, कौन कौन से 2 रूट आए? एक आया -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और दूसरा है -1 माइनस रूट 3i बाई 2। इसका मतलब निकालो कि एक रियल और एक इमेजिनरी कभी नहीं हो सकती। इमेजिनरी होगा ही तब जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो एक रूट प्लस के साथ जाएगा एक रूट। इट मीन दुनिया का कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर उसके इमेजिनरी रूट्स है तो वो हमेशा जोड़ी में ही होंगे, वो कभी अकेला नहीं जाता कहीं पर भी, वो हमेशा कैसे जाता है? पेयर में ही जाता है। अगर मुझे कोई बोले कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 प्लस 3i और मुझे इक्वेशन दिया ही नहीं है और मुझे बोले उसका और एक रूट बता दो, तो मैं सोचते समझे बिना बोल दूंगा और आप भी सोचते समझे बिना बोल देना 2 माइनस 3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट कभी भी अकेले नहीं जाते हैं, वो हमेशा जोड़ी में ही जाएंगे, पेयर में ही जाएंगे, वो इवन नंबर में ही हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी कोडिंग इक्वेशन का एक रियल और एक इमेजिनरी नहीं हो सकता, या तो दोनों रियल होंगे या तो दोनों इमेजिनरी। क्लियर? तो फिर वापस यहाँ पर मैक्सिमम कितने रियल रूट्स? 3। इसका क्या मतलब कि कोई भी पॉइंट का मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हो? 3। तब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई भी पॉइंट से मैं 2 नॉर्मल बना पाऊंगा? मैक्सिमम 3 बना पाऊंगा, तो क्या 2 बना पाऊंगा कभी? 2 बनाने का मतलब क्या हुआ? 2 रियल रूट्स और एक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी पॉइंट से आप कभी भी 2 नॉर्मल नहीं बना पाओगे। किसी भी पॉइंट से आप 1 नॉर्मल बना पाओगे?
क्योंकि एक नॉर्मल बनाने का मतलब क्या हुआ कि एक रियल रूट है, बाकी दो इमेजिनरी, ये हो सकता है। ऐसा दुनिया में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, दुनिया मतलब एक्स वाई प्लेन जो उनकी दुनिया है उसकी बात, उस दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से नॉर्मल बनेगा ही? ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से नॉर्मल बने ही नहीं? नॉर्मल नहीं बनने का मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन के तीनों के तीन इमेजिनरी रूट है, और तीन इमेजिनरी नहीं हो सकते। इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर भी होते हैं, हमेशा इवन नंबर भी, इसलिए कोई भी पॉइंट आप एक नॉर्मल बना पाओगे या तो तीन नॉर्मल बना पाओगे। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं डायरेक्टली कंसेप्ट पे, जो तीन नॉर्मल की बात हो रही है कि कब तीन नॉर्मल बना पाओगे? तीन बना तो पाऊंगा, पर कब? ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो आप लोग देखोगे, चेक करोगे, और अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ तीन नॉर्मल बनते होंगे। तो मैं आपको कंडीशन डिराइव करके देता हूँ। ये सब को एक तरफ ले लेता हूँ, तो इक्वेशन क्या आएगा सबको उस तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो एम क्यूब प्लस एम इंटू 2a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तीनों को उस तरफ शिफ्ट कर लिया तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस का माइनस का, इन दोनों में से क्या कॉमन था? एम, तो क्या बचा अंदर? 2a माइनस एक्स। इसके तीन रूट कौन कौन से हैं? m1 मान लेते हैं, m1 m2 m3। अब वापस टेन का कंसेप्ट, एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके तीन रूट से, सपोज m1 m2 m3, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। व्हाट इज m1 plus m2 plus m3? जैसे m1 plus m, कुछ भी सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस b बाई d। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें सेकंड हाईएस्ट पावर कौन होगा? m स्क्वायर है ही नहीं, इस तरह के तीनों रूट का एडिशन। फिर दो दो का प्रोडक्ट, m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m2 m3, वो किसके बराबर? c बाई a। c मतलब इस केस में c मतलब 2a माइनस x डिवाइड बाई a। फिर तीन का पेड़, m1 m2 m3, पहले माइनस b बाई a था, फिर c बाई a था, फिर माइनस d बाई a। d इस केस में कौन होगा? y। d कौन होगा? y। ये तो 10 से पढ़ेगा आप लोग ना, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, राइट? अब ये सारी चीजें कहां पर यूज में आती है, मतलब ये कौन सा आइडेंटिटी में आएगा? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्मूला याद करो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्मूला ये मैं आपको याद करा, तो मैंने कब बताया? इसको एक बार मैंने लॉग में बताया, एक बार मैंने इसको ट्रिगो में बताया, बोला कि आइडेंटिटी आप 9 10 तक नहीं पढ़ो, अभी आप पढ़ो तो इसको याद कर लेना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आइडेंटिटी। आप लोगों को क्या लगता है आपके दिन में कितना पढ़ लोगे आप लोग? ये रिवीजन नहीं होने के सब पूरे क्लास में किसी को पता नहीं कि क्या होता है, और इसलिए नहीं पता कि रिवीजन नहीं होता। आपको पता है कि ये ऐसी चीजें कि जो मुझे याद रखना है, तो आप जहाँ पर भी पढ़ने बैठो वहां पर आपकी दीवार पे होना क्यों लगा हुआ, रोज दिखना चाहिए आपको। वो चीजें ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला आपको रोज दिखनी चाहिए एक बार, सर्कल की प्रॉपर्टीज, पैराबोला की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज आपको रोज दिखना चाहिए एक बार। दिखना चाहिए मतलब आपको सिर्फ आप वहां बैठो तो कभी ना कभी नजर, ऐसा थोड़ी कि आप बुक लेके बैठो तो आपका पूरा 24 घंटे ध्यान उसी बुक में। रिसर्च तो ये बोलता है कि 20 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं सकता। हम 20 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता ही है। तो सामने जब लिखा होगा वो तो दिख जाएगा एक बार, तो उसको देखते रहोगे कब तक नहीं याद कर पाओगे। आज नहीं करोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, तो याद हो ही जाएगा। तो आप उन सब चीजों को लगा के रख लो अपने दीवार पे, जहां पर भी आप पढ़ने बैठे तो दिखना चाहिए आपको रोज। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, वो आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या होता है? a प्लस b प्लस c
into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca plus dab। और जो ये मैं बोलता हूँ या जो भी यहाँ पर आपको फैकल्टीज कुछ आपको सजेस्ट करते कैसा करो तो उसको कुछ सेम से तभी बोलते हैं। मुझे पता है कि आप लोग मैं किसी भी बोलने वाली नहीं करने वाले, जो मैंने आपको बोला कि आपकी दीवार पे लग जानी चाहिए, ये पहली बार थोड़ी बोल रहा हूँ। तो इसमें किसने लगाया अपनी दीवार पे अपनी फॉर्मूला सारी जो इम्पोर्टेंट सब लगा हुआ है, तो उसमें एड ऑन भी तो होते जाना चाहिए। मैंने पहले दिन एक ट्रिगो के 10 फॉर्मूला लिखा हुआ है तो बस लगा हुआ है, मैंने कुछ जो अपडेट नहीं किया। ये तो वही बात होगी नोकिया के फोन की तरह होगी, एक टाइम पर राजा था कोई यूज नहीं कर रहा, अपडेट ही नहीं किया उसने अपना। वैसा भी तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो लग जाना चाहिए, वो नहीं याद रहता आप में, वो किसी को नहीं रहता, रोज पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। वैसे भी हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, कल की बात याद नहीं होती है। ये तो बहुत लंबे टाइम पहले पढ़ा था, लोग और त्रिगो में पढ़ा था। तो ध्यान में रखो, इसको कहीं पर लिख के रख लो। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो उसके हिसाब से ये क्या बनेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस m2 m3 माइनस m3 m1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू m3, करेक्ट। और यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 0 है। अगर m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर 0 आ गया तो ये 0 है, तो इंटू में तो कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 3m1 इंटू m2 इंटू m3, ठीक है। ये एक रिलेशन है, बस इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी पड़ रही है अभी जो मुझे आपको समझाना उसके लिए। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 किसकी तो बताई दोगे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर कहाँ आता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। सीधी तरीके से लिखता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर क्या होता है, m1 स्क्वायर ये तो सबको पता है। एंड व्हाट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 इन दिस केस 0, ये हो गया 0। अब बचा क्या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, और इन सबको सिर्फ शिफ्ट कर लेता हूँ तो सब में से क्या होगा माइनस, तो अंदर क्या बचेगा m1 m2 प्लस वो किसके बराबर है 2a माइनस x बाई 8। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि m1 m2 m3 कुछ भी हो, कुछ भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इरेशनल कुछ भी हो, बट उनका स्क्वायर का एडिशन तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। किसी का स्क्वायर का एडिशन तो हमेशा कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव ही देगा, करेक्ट। आप बोलोगे सर इक्वल टू 0 भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो 3 स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब तीनों 0, और तीनों 0 कब होंगे, तीनों 0 होने बोल के m1 भी 0 आ गया, m2 भी 0 आ गया और m3 भी। स्लोप 0 कब होता है, स्लोप 0 कब होता है पैरेलल टू x एक्सिस, किसी का स्लोप 0 कब होता है। तो किसी एक पॉइंट से आप 3 टेंजेंट और तीनों पैरेलल टू द x एक्सिस, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही पॉइंट से निकाले गए 3 टेंजेंट, तीनों के तीनों x को पैरेलल नहीं हो सकते ना, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू 0 में नहीं दे रहा हूँ बिकॉज़ वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बनेगा क्या ग्रेटर देन 0, इसलिए बनेगा क्या, और m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर किसके इक्वल है, -2 टाइम्स 2a माइनस x बाई a इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं -2 को हटा दूंगा तो सामने इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू को हटाने पर इनइक्वालिटी
चेंज होती है तो 2a माइनस एक्स बाई ए को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। a को सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी के रूल के हिसाब से ऐसे कोई भी वेरिएबल को सामने मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हमें लेकिन उससे पहले ए कभी भी नेगेटिव अब कभी भी नहीं कर सकते, इसमें आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ए इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स हैं। तो फिर मैं सामने मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2a माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज है ना, माइनस को फिक्स करूंगा तो एक्स इज। तो ये आपको लास्ट में कंडीशन दी, क्या कंडीशन कि मैं किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल तभी बना पाऊंगा जिस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बनाना चाहते हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा होना चाहिए। जिस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बनाना चाहते हो, और पूछा जाए कि इस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को किससे कंपेयर करना है, तो 2a से। अगर ग्रेटर देन 2a आया तो ही आप 3 नॉर्मल बना पाओगे, वरना 3 नॉर्मल नहीं बना पाओगे। क्लियर है, राइट? इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, और इसकी और एक प्रॉपर्टी में जरूरत पड़ेगी, बट इसको बाद में तो पहले तो नॉर्मल के सारे फॉर्म उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से याद करने की जरूरत है, कभी जरूरत भी पड़ गई तो टेंजेंट का पता है, इसका पता चल जाएगा। पर उसके बाद वाले दोनों में से कोई एक याद रख लो, और उसके पहले ये याद रख लो कि m इक्वल टू माइनस टी होता है। टेंजेंट में m इक्वल टू 1/t होता है, और नॉर्मल में m इक्वल टू माइनस टी होता है। दूसरी इक्वेशन है, राइट? और कभी अगर आपको याद ही रखना है, पर भूल भी जाओ तो फिर आपको डिराइव करना भी आना चाहिए। डिराइव करने के लिए आपको टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म याद है, टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म से आप नॉर्मल के पॉइंट फॉर्म में चले जाओगे, और उसमें x1 और y1 को किससे रिप्लेस कर लेना है, 80² और 280 से, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। और फिर इतना छोटा सा तो याद रख ही लोगे, m इक्वल टू माइनस टी को पुट कर लेना। और फिर जब मुझे पता चला कि क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसमें मैक्सिमम 3 ही रियल रूट हो सकता है, 3 रियल रूट मतलब कि मैं मैक्सिमम 3 ही नॉर्मल बना पाऊंगा। पर कब बना पाऊंगा तो उसको मैंने आपको डिसाइड कर दिया कि कब बना पाओगे। तो उस पॉइंट जहां तक नॉर्मल बनाना चाहते हो 3, उसमें x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लिखोगे, और एक साथ में प्रॉपर्टी और लिख लोगे, जो एक्सिस होता है, जो एक्सिस है वो क्या आपका एक नॉर्मल बोल सकता हूं मैं उसको, एक्सिस को क्या मैं नॉर्मल बोल सकता हूं? यस। जैसे किसका नॉर्मल है वो? टेंजेंट वर्टेक्स का। ये टेंजेंट वर्टेक्स और नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा लाइन जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर और सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होना चाहिए। ये टेंजेंट कहां से बना? वर्टेक्स से। तो नॉर्मली तो हो गया, ये 90 डिग्री बना और उसी पॉइंट से पास होना है। तो एक्सिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ नॉर्मल, और एक्सिस अकेला लोटा ऐसा नॉर्मल होता है कि जो फोकस से पास होता है, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? a,0 है ना। और इस फोकस का 3 नॉर्मल नहीं बना पाओगे, क्योंकि 3 नॉर्मल की कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पर 3 नॉर्मल बनाना था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा होना चाहिए। ये 2a से बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना। तो एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। तो जो आपको बोला जाए कि वो नॉर्मल ढूंढ के दो जो फोकस से पास होता है, रिसेंटली 2025 क्वेश्चन है, उधर नॉर्मल फाइंड करके देना जो फोकस से पास होता है। तो बस आपको एक्सिस ढूंढ के दे देना। तो स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड हो, या रोटेशन तो नॉर्मल पूछेंगे, या तो स्टैंडर्ड या शिफ्टेड पूछेंगे, तो एक्सिस ढूंढ के देना था, राइट। तो आप लिखोगे एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है वो। सर काफी सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, इस सब वापस कोई याद करना है, एक पेपर पे लिखना है, और उसको अपने दीवार या जहाँ पर आपको रोज मिले लिखे। काफी बार ये भी होता है कि पेपर कहाँ लिखा वो नहीं पता, तो सही जगह पर लिख के रख लो।